सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर सुंदर सिंह, सहायक आचार्य प्राणी शास्त्र। तो आज हम विभिन्नताओं के बारे में अगली बात करेंगे। विभिन्नताओं के बारे में हमने काफ़ी पढ़ लिया था, इंट्रोडक्शन हमने देख लिया था, जानकारी में आ गया था कि विभिन्नताएं क्या होती हैं, वेरिएशंस क्या होते हैं। वेरिएशंस एक तरह से इवोल्यूशन जो बुद्धि विकास होता है उसकी मुख्य कड़ी है। वेरिएशंस नहीं होंगे तो इवोल्यूशन की जो सतत प्रक्रिया है वो आगे नहीं बढ़ेगी। तो इसी क्रम में जो विभिन्नताएं हैं, टाइप्स ऑफ वेरिएशंस हैं, कितने तरह के वेरिएशंस हो सकते हैं, अलग अलग टाइप की विभिन्नताएं हो सकती हैं। तो इसको हम और आगे बढ़ाते हुए विभिन्नताओं की टाइप्स के बारे में बात कर लेंगे। तो इसमें पहली जो टाइप्स आती है वो है निर्धारी विभिन्नताएं। निर्धारी, डिटर्मिनेटरी। जब विभिन्नताएं एक निश्चित दिशा की ओर होती हैं, जैसा इसमें बताया है कि निश्चित दिशा की ओर होती हैं, और इस प्रकार की विभिन्नताएं निर्धारी विभिन्नताएं कहलाती हैं। निश्चित दिशा का मतलब डायरेक्शन उस तरह की नहीं, डायरेक्शन का मतलब एक विशेष प्रकार के लक्षण पे या गुण पे या आकारिकी पे किसी भी तरह से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में काम करे, उसको अपन निर्धारित विभिन्नताएं कहते हैं। ये अधिकांशतः क्या होती हैं, एडेप्टेशन की दिशा में उत्पन्न होती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम देखें कि घोड़े का जो उद्विकास हुआ है वो आपने देखा होगा कि अंगुलियों की संख्या का जो कम होना है उसके बेस पे था। इसका मतलब ये उंगलियों की संख्या एक दिन में कम नहीं हुई, ये बहुत लंबे समय में जाकर के ये प्रोसेस पूरा हुआ होगा। तो ये एक डायरेक्शन की बात हो गई। तो इसी तरह से अपन इसको दूसरा उदाहरण भी ले सकते हैं कि जैसे मान के चलिए बिटुलेरिया है, सघन या गहरे माध्यम में बिटुलेरिया की जो जैव समष्टि है, पॉपुलेशन है, उसमें गहरे रंग के जो शलभ होते हैं उनकी संख्या में वृद्धि होती है। तीसरा उदाहरण अपन लें आइरिस के अति फैलाव वाले एंटलर्स। तो ये एक पर्टिकुलर दिशा की तरफ ज्ञान कराने का विषय है कि एक पर्टिकुलर विशेषीकृत गुण के ऊपर बात की है, चाहे वो हिरन के सींग वाली बात हो या बिटुलेरिया जो थी उसके गहरे जो कलर की बात हो या घोड़े की उंगलियों का धीरे धीरे कम होने की बात हो। तो तीनों एक निर्धारी विभिन्नताओं की तरफ इंगित करते हैं। दूसरा पॉइंट अपन लें तो दूसरा है अनिर्धारी विभिन्नताएं। अनिर्धारी विभिन्नताओं के बारे में अपन बात करेंगे तो लगेगा कि इन विभिन्नताओं में बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं। जैसे अनिर्धारी विभिन्नताओं में ऐसी विभिन्नताएं जो किसी भी दिशा में हो सकती हैं और वो किसी भी रूल द्वारा नियत नहीं होती। ये रूल इसमें नहीं हो सकता, कोई भी रूल की कोई ऐसी बात इसमें नहीं दिखाई दी है। तो दूसरी विभिन्नताओं की बात करें, इसका उदाहरण लें, विभिन्न प्राणियों की भिन्नता का पाया जाना। विभिन्न प्राणियों की भिन्नता का पाया जाना, अलग अलग प्राणी अलग अलग प्रकार से मिलता है। एक प्राणी चाहे वो एक जाति का हो वो भी अलग अलग जाति का मिलेगा, अलग अलग प्रकार का मिलेगा। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि सभी प्राणी एक जैसे होते हैं। तो दूसरी विभिन्नता की बात करें तो आकार की विभिन्नता क्या है, वो आकार की विभिन्नता की अपन चर्चा करेंगे। आकार की विभिन्नता, मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशंस। जंतु के आकार, आकृति और इसकी जो साइज़ है, शेप है ना, और इसकी जो परिमाप है, उसकी शरीर की सामान्य संरचना और रंग जो है उनमें पाई जाने वाली सामान्य विभिन्नताएं आकार की विभिन्नताएं कहलाती हैं। तो ये भी एक विभिन्नताओं का एक कारण हो गया, रूप हो गया, है ना, आकार में, आकृति में, आमाप में। तो ये एक तरह का एक रूप हो गया। नेक्स्ट है कार्य की विभिन्नताएं। जंतु में कार्य की
के कारण पाई जाने वाली विभिन्नताएं फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस कहलाती हैं। जैसे शारीरिक अंगों की क्रियाशीलता, शारीरिक अंगों की क्रियाशीलता के बारे में यहाँ पर अपन ने देखा है कि चेंज होते रहते हैं लगातार। और नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक विभिन्नताएं, ऐसी विभिन्नताएं जो कि मानसिक स्थिति या मनोवैज्ञानिक कारणों से होती हैं। उनको मानसिक लक्षणों में बदलाव आता है और उनको अपन साइकोलॉजिकल वेरिएशंस भी मान के चलते हैं। तो साइकोलॉजिकल जो ब्रेन में मानसिक स्थिति जो होती है उसमें अगर वो चेंज आता है, क्यों हर आदमी का जो ब्रेन है, हर आदमी की बात करने की स्टाइल है, हर आदमी का व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है, हर आदमी की अलग अलग टाइप की विभिन्नताएं मिलती हैं। हर जानवर का अपने आप में व्यवहार अलग होता है। तो मनोवैज्ञानिक जो विभिन्नताएं हैं वो चेंज अगर उसमें आता है तो ये साइकोलॉजिकल विभिन्नताएं कहलाएंगी। नेक्स्ट आता है आपका इकोलॉजिकल यानी पारिस्थितिकीय। ये वातावरणीय कारकों से उत्पन्न होने वाली विभिन्नताओं द्वारा उत्पन्न होती हैं। यानी वातावरण में जो कारक उत्पन्न होंगे उसके बेस पे ये इकोलॉजिकल मानी जाएंगी। और नेक्स्ट है म्यूटेशनल, उत्परिवर्तनीय विभिन्नताएं। मनुष्य के जीन कोष में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं और जो कि अकस्मात अचानक भी होते हैं। और उनके कारण गुणसूत्रों की संख्या, उनकी स्ट्रक्चर है, उनका रिकॉम्बिनेशन है, रिकॉम्बिनेशन की बात की, संरचना की बात की हमने, और उनकी जीनी संरचना में चेंज आ सकता है ना। इनमें कई तरह से चेंज आ जाता है। तो ये 3 फैक्टर मुख्य रूप से काम करते हैं कि जो क्रोमोसोम से है उनकी स्ट्रक्चर में बदलाव हो जाए, उनकी रिकॉम्बिनेट हो जाए वो, और उनकी जीनी संरचना बदल जाए। तो ये तीनों विषय ऐसे हैं कि जिनसे, जैसे उदाहरण के तौर पर अपन देखें कि गुणसूत्रीय खंड की कमी या हानि, जिसमें गुणसूत्रों के खंड टूट करके क्या हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। ये विलुप्त की बात है। तो गुणसूत्रीय खंड का द्विगुणन होना, द्विगुणन का मतलब मल्टीपल होना, मल्टीप्लिकेशन में जाना उनका। इसमें एक गुणसूत्र का टूटा हुआ भाग क्या होता है, दूसरे क्रोमोसोम से जुड़ करके उस भाग को क्या कर देता है, द्विगुणित कर देता है। तो ये इस तरह से बहुत सारे कारण इसके हो सकते हैं। अगला जो इसी गुणसूत्र के बारे में चर्चा जो की हमने, उसमें अपन देखें तो प्रतिलोमन एक विषय है जिसमें गुणसूत्रों का कोई खंड टूट करके दूसरे गुणसूत्र के खंड से यदि जुड़ जाए, परंतु उसके जीनों का जो क्रम है वो उल्टा हो जाता है। जीनों का क्रम कैसा हो जाता है, उनका उल्टा हो जाता है। नेक्स्ट है स्थानांतरण। इस क्रिया में असमजात गुणसूत्रों के बीच गुणसूत्रीय खंडों का आदान प्रदान हो जाना। इसमें क्या होता है, गुणसूत्रीय जो खंड हैं उनमें आदान प्रदान हो जाता है। तो गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होने से भी विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। जैसे हैप्लॉइड, जब प्राणी कोशिका में गुणसूत्रों का केवल एक ही सेट शेष रह जाता है, प्राणी कोशिका में गुणसूत्रों का केवल एक ही सेट शेष हो जाता है, तो उसे असगुणिता का नाम दिया जाता है। इसमें 2n गुणसूत्र से n गुणसूत्र रह जाते हैं। कितने रह जाते हैं, n गुणसूत्र इसमें रह जाते हैं। दूसरा उदाहरण हमने लिया पॉलीप्लॉइडी का। ये पॉलीप्लॉइडी शब्द इसमें दिया हुआ है, पॉलीप्लॉइडी। इसमें गुणसूत्रों का पूरा सेट बढ़ जाता है, पूरा सेट बढ़ जाए, गुणसूत्रों का फुल सेट बढ़ जाए इसमें, तो इसको अपन क्या कहेंगे, पॉलीप्लॉइडी कहेंगे। जैसे 2n, 3n, 4n अथवा 5n या इससे भी अधिक जुड़ जाए तो इसे अपन पॉलीप्लॉइडी का नाम देते हैं। तो ये पॉलीप्लॉइडी शब्द जो है वो गुणसूत्रों का एक पूरा सेट चेंज हो जाए, जुड़ जाए, है ना। और इसको अगला जो पॉइंट है मोनोसोमिक। गुणसूत्रों के समुच्चय में एक गुणसूत्र की हानि हो जाए तो उसे अपन मोनोसोमिक कहते हैं।
जब गुणसूत्रों के समुच्चय में एक गुणसूत्र की हानि हो जाए, जैसे मोनोसोमिक है 2n-1 जो सूत्र दिया हुआ है उसमें अपन कहें 2n-1 की बात करेंगे, तो 2n-1 जो सूत्र दे रखा है अपन उसकी चर्चा करेंगे। और जब एक सेट में से एक या अधिक गुणसूत्रों की बढ़ोतरी हो जाए तो उसको 2n+2 का नाम देते हैं। तो दोनों ही इसमें इम्पोर्टेंट फैक्टर बनते हैं, मोनोसोमिक और पॉलीसोमिक। अगला जो आता है वो नलसोमी। जब गुणसूत्रों के समुच्चय में संपूर्ण एक जोड़ी गुणसूत्रों की कमी हो जाए, संपूर्ण एक जोड़ी पूरी कम हो जाए तो 2n-2 कहलाएगा। इसका जो फॉर्मूला आएगा वो निकल करके वो क्या आएगा, 2n+2 फॉर्मूला निकल के इसका आता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये जो जितने भी हैं वो गुणसूत्रों के घटोतरी, कमी होना या उनमें जुड़ जाना या उनके सेट जुड़ जाना या जोड़े जुड़ जाना या जोड़े घट जाना, ये घटनाएं वेरिएशंस को उत्पन्न करने वाली होती हैं, जिनसे नए कॉम्बिनेशन प्राप्त होते हैं और नए लक्षणों का विकास होता है और एवोल्यूशन में इससे सहायता मिलती है। नेक्स्ट, हार्मोनल वेरिएशन। अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो स्रावित हार्मोन के द्वारा जनन सेल को प्रभावित जो करके उत्पन्न होने वाली विभिन्नताएं हैं वो हार्मोनल विभिन्नताएं कहलाती हैं। यानी कि आपकी एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स हैं उसके द्वारा अगर जो है ना कोई चेंज आता है, विभिन्नताएं आती हैं, हार्मोनल चेंज होते हैं, तो उसके बेस पर अपन इसको हार्मोनल वेरिएशंस कहते हैं। तो ये मैंने आपको आज कुछ वेरिएशंस के टाइप्स की बात करी, मैंने वेरिएशंस के विभिन्न प्रकारों की अपन ने चर्चा करी। तो बहुत सारे प्रकार हमारे सामने आए, तो ये वेरिएशंस के बारे में आपने निश्चित रूप से इसको समझ लिया होगा। अगले वीडियो में हम विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करेंगे, कौन कौन से विभिन्नताओं को कारक जो है ना इफ़ेक्ट करते हैं। थैंक यू।